हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 2 ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन लिया हुआ था, तो इस लेक्चर में वी विल लर्न इन डिटेल अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल। सो एज ऑफ नाउ वी आर लर्निंग कि मेटल्स किसको बोलते हैं। नाउ हाउ डू वी डिफाइन मेटल? सो बेसिकली metals are those elements metals are those elements which loses electrons to form positively charged ions, also known as cations. सो मेटल्स जो है वो बेसिकली उनके पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होती है। ओके, सो सपोज एक मेटल है एम, तो कोई भी मेटल जब भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यूजुअली बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि किसी किसी एटम पे एलिमेंट्स पे प्लस चार्ज लगी रहती है, किसी पे माइनस चार्ज लगा रहता है, किसी पे कुछ भी नहीं लगा रहता है। तो बेसिकली प्लस चार्ज माइनस चार्ज अगर आ रहा है किसी एटम के ऊपर, दैट मीन्स दे आर आयंस। एंड हाउ do a metal turns into an ion, or when an atom turns into an ion, it happens either by gaining of electrons or by लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो देखो मैंने यहाँ पे ही एरो बना दिया, बिकॉज कभी भी कोई एटम से कोई चीज़ बाहर जाती है तो वो प्रोडक्ट की तरफ रहेगी। ठीक है, तो सपोज मेटल या तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, इट कैन ऑल्सो लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट कैन ऑल्सो लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स। कभी अभी जब मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया हुआ था तो मेटल न्यूट्रल स्टेट में रहता है। आपने पढ़ा होगा कि एटम एग्जिस्ट इन द न्यूट्रल स्टेट, बिकॉज वाई एटम्स आर न्यूट्रल, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दैट मीन्स नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सॉरी प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स की जो काउंटिंग होती है वो एटम में सेम होती है। तो जितनी पॉजिटिव चार्ज है उतनी नेगेटिव चार्ज होती है। इस वजह से किसी भी एटम के ऊपर ओवरऑल चार्ज जो है वो जीरो रहता है। तो फिलहाल कोई भी ये मेटल जिसको मैंने एम से रिप्रेजेंट किया हुआ, इस पर चार्ज जीरो है। अब इसकी वैलेंसी के हिसाब से ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मेटल एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, सी न्यूट्रल था अब तक, अब एक नेगेटिव चार्ज चला गया है, तो मेटल पे जनरेट होगा एक पॉजिटिव चार्ज। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 2 पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। और अगर मेटल ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, सो इट विल 3 positive charge will be generated, and these positively charged ions are known as cations. ठीक है, सो मेटल्स पॉजिटिवली चार्ज आयंस बनाते हैं बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, दैट इज मेटल फॉर्म्स cations. इसके लिए मेटल्स सिंस इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, एंड देयर फॉर मेटल्स आर, ये आपको फिलिप्स में आ सकता है, मेटल्स आर डैश इन नेचर, सो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको याद होना चाहिए। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, दैट मीन्स दे हैव द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। नाउ आई हैव वेरी गुड एग्जाम्पल्स शोइंग कि ये मेटल्स +1 कब बनता है, +2 कब बनता है, और +3 कब बनता है। सो स्क्रीन पे आपको मैंने 3 एलिमेंट्स के एटॉमिक स्ट्रक्चर लिखे हैं, जिसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज ऑफ सोडियम, जिसकी एटॉमिक नंबर 11 होती है। एटॉमिक नंबर का मतलब मैंने पहले ही बताया था कि एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितनी प्रोटॉन्स होती है उसी को आप क्या बोलते हो, एटॉमिक नंबर। तो 11 प्रोटॉन्स है, तो सोडियम की एटॉमिक नंबर 11 है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, एंड आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। व्हेन वी टॉक अबाउट मैग्नीशियम, सो एटॉमिक नंबर इसका 12 है। कभी भी एलिमेंट का जब हम सिंबल लिखते हैं तो एटॉमिक मास लेफ्ट की तरफ नीचे की तरफ आता है, ऊपर आप मास लिखते हो, नीचे की तरफ एटॉमिक नंबर। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2, दैट मीन्स आउटर मोस्ट शेल ऑफ मैग्नीशियम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ एल्यूमिनियम एटम। सो एल्यूमिनियम हैज़ एटॉमिक नंबर 13, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वुड बी 2,8,3, दैट मीन्स इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एल्यूमिनियम के। नाउ ये मेटल्स है, अभी अगर आप काउंट करोगे तो सोडियम एटम में 11 प्रोटॉन्स है और 11 न्यूट्रॉन्स है।
सो दैट एंड सो 11 प्रोटॉन्स है एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स है. प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होता है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में होता है, दैट इज दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द nucleus, that means the shells of the atom. Okay, so since number of positive charge, number of negative charge are equal and therefore all these atoms are neutral. So currently हर सोडियम एटम पे, मैग्नीशियम एटम पे, एल्यूमिनियम एटम पे चार्ज क्या रहेगा, जीरो रहेगा. दैट मीन्स दे आर इन देयर आइसोलेटेड स्टेट, दे आर नॉट रेडी टू कंबाइन विथ एनीबडी. नाउ फिर एंट्री इसकी होती है, दैट इज नियॉन. नियॉन पिछले लेक्चर में मैंने बताया कि एक नोबल गैस है, ठीक है. इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कम्प्लीटली फिल्ड है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट नियॉन, नियॉन का सिंबल है एनी. एटॉमिक नंबर इसका 10 होता है. कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है. कभी भी किसी भी एटम के अगर आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, उस कंडीशन को हम ऑक्टेट बोलते हैं. और जिस भी एलिमेंट के पास ये ऑक्टेट कंडीशन फुलफिल्ड होती है, मतलब अगर किसी के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम कहते हैं कि वो एटम स्टेबल है. इसलिए नियॉन, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टॉन ये किसी और से रिएक्ट नहीं करते, बिकॉज अगर आप सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो सभी के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है. नाउ अब ये जो 3 एलिमेंट्स है, ये किसकी तरह बनने की कोशिश करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. एग्जैक्टली दे विल ट्राई टू मेक देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक नियॉन, बिकॉज नियॉन हैज़ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी और ये स्टेबल नहीं है. एंड इस स्टेबिलिटी के चक्कर में ये क्या करते, दे टेंड टू लूज द इलेक्ट्रॉन. नाउ व्हाई डू दे लूज द इलेक्ट्रॉन? व्हेन वी टॉक अबाउट सोडियम एटम, चलो सोडियम की बात करते हैं. तो सोडियम के पास 2 ऑप्शन है, उसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और सोडियम को अगर 8 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में चाहिए तो एक तो है, तो 7 इलेक्ट्रॉन और क्या करना पड़ेगा, उसको ऐड करना पड़ेगा. नो, कोई भी एटम 7 इलेक्ट्रॉन सोडियम को कभी दे ही नहीं सकता है. इसके लिए सिंस सोडियम के पास कोई ऑप्शन नहीं है, there is nothing that it can do about by gaining the electron, and therefore sodium will consider of cutting down or losing this electron. वो सोचेगा ये इलेक्ट्रॉन को मैं क्या कर देता हूँ, लूज़ कर देता हूँ, अपने इसमें से आउटर मोस्ट शेल में से बाहर निकाल देता हूँ. सो बेसिकली क्या होगा कि आखिरी शेल जो है ये वेकेंट रह जाएगा, खाली हो जाएगा ये शेल. तो अब जो नया सोडियम एटम बनेगा उसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके का रहेगा. सपोज this is nucleus with 11 proton and 12 neutron. Then this is the first shell. First shell has how many electrons? 2 electrons. And then we have the second shell. Second shell will have 1 electron, 2 electron, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. और ये जो आखिरी इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर दिया हुआ है, लूज कर दिया है, मतलब दिस इलेक्ट्रॉन हैज़ बीन इजेक्टेड आउट ऑफ द एटम. सो यू कैन सी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैं एज अ बाय प्रोडक्ट लिख रही हूँ, ठीक है. तो अब ये जो सोडियम बना है ये अभी न्यूट्रल नहीं है, ठीक है. तो इसको आप सोडियम जीरो चार्ज पे नहीं बोल सकते, इसको आप रिप्रेजेंट करोगे दिस इज Na+, क्योंकि इसमें से एक नेगेटिव चार्ज बाहर आ गया है, तो इस एटम पे क्या लगेगा, एक पॉजिटिव चार्ज. नाउ अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो इसके पहले शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है. सो सोडियम एटम का कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 है, बट सोडियम आयन का कॉन्फ़िगरेशन 2,8 है. एंड दिस कॉन्फ़िगरेशन इज सिमिलर टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, सी दिस इज सिमिलर टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन, दैट इज 2,8. तो सोडियम को जो चाहिए था कि उसके आखिरी शेल में ऑक्टेट कंडीशन, मतलब इसका जो ऑक्टेट कंडीशन है वो क्या है, फुलफिल्ड है, राइट. सो मैंने आपको यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया था कि मेटल 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो उसमें आता है परफेक्ट एग्जाम्पल सोडियम का, क्योंकि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. ना आपको समझ में आ गया रहेगा. मैग्नीशियम भी चाहेगा कि उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन की तरह हो, 2,8. नाउ व्हेन यू लुक एट द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द मैग्नीशियम एटम, इट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन. अगर उसको ऑक्टेट का कंडीशन अपना फुलफिल करना है तो उसको कम से कम 6 इलेक्ट्रॉन और चाहिए रहेगा, बट 6 इलेक्ट्रॉन कोई भी उसे देगा नहीं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. सो मैग्नीशियम विल थिंक ऑफ लूजिंग दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो अगेन व्हाट यू विल गेट, द 2 इलेक्ट्रॉन्स. ये देखो ये इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल से और ये इलेक्ट्रॉन
कट आउट हो गए, बाहर चले जाएंगे, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉन कभी भी मेटल कोई लूज करता है तो इलेक्ट्रॉन हवा में नहीं जाते, उनको एक्सेप्ट करने के लिए सामने से कोई दूसरा एलिमेंट भी रहेगा। तो अभी जो करंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ मैग्नीशियम की रहेगी, दैट दिस इज द 12 protons, 12 neutron, this is the nucleus, this is the first shell which has 2 electrons, and this is the second shell which has how many electrons? 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Now so this is not magnesium atom, rather it is magnesium ion which has a charge of +2. दो नेगेटिव चार्ज बाहर निकला तो दो पॉजिटिव चार्ज लगेगा, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट आप कैसे करोगे? दिस इज Mg+2, मतलब Mg बन गया Mg+2। तो Mg+2 का कॉन्फिगरेशन देखोगे 2,8 है, विच इज अगेन exactly similar to that of the neon. That means even the octet condition is fulfilled. Now when we talk about, try doing the aluminium का खुद से। So aluminium में क्या होगा? Yes, it has 3 electrons. अगर उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़े तो 5 इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे। 5 इलेक्ट्रॉन्स कोई देगा नहीं, तो अगेन लूज करना रहेगा। सो चार्ज है 0, कॉन्फिगरेशन है 2,8,3। अगेन ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है एल्यूमिनियम, इनको क्या करेगा? लूज करेगा। सो +3 इलेक्ट्रॉन्स, एंड नाउ द न्यू एल्यूमिनियम दैट यू हैव, that would be Al+3, जिसकी कॉन्फिगरेशन क्या होगी? 2,8, and this configuration is similar to the configuration of the neon. Hence the stability is of the neon is achieved. Okay, so this is the reason why we say, since all the metals have the tendency to lose electron, and this is why the metals are said to be electropositive in nature. The metals are electropositive in nature. Remember this word, metals are electropositive in nature. They have the tendency to form octet, and in order to form octet they lose the electron. Lose electron करने के बाद they form positively charged ions, also known as cations. Okay, metal can lose 1 electron or 2 electron or 3 electron. If it loses 1 electron, it will form M+. If it loses 2 electrons, M+2, and 3 electrons, M+3. For example, sodium forms Na+, magnesium forms Mg+2, and aluminium forms Al+3. So I hope this is very much clear to all. Now students, when we talk about metals, so जो मेटल्स होते हैं ना, देखो वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। मतलब मेटल्स कंबाइन विद द अदर सब्सटेंस टू फॉर्म सम न्यू प्रोडक्ट। ओके, बट सबके रिएक्टिविटी का जो स्ट्रेंथ होता है वो अलग अलग होता है। दैट मीन्स अगर स्पेसिफिकली आपके जो मेटल्स होते हैं वो आप 3 हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हो। Whatever metals that we have in our periodic table, so metals can be categorized into 3 types. That is, कुछ metals होते हैं जो highly reactive है, very reactive, ठीक है। तो वो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी या नॉर्मल कंडीशन पे भी किसी से भी क्या कर जाएंगे? रिएक्ट कर जाएंगे। जैसे नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो हमारे पास नॉर्मली क्या क्या प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में? वी हैव ऑक्सीजन, वी हैव वाटर। सो देर आर फ्यू मेटल्स विच easily react with oxygen or which easily react with the water to form some other compound without you giving any kind of external force or energy. So these are highly reactive metal. Then आता है student moderately reactive elements. That means moderately reactive मेटल्स। सो मॉडरेटली रिएक्टिव का मतलब क्या होता है कि मे बी वही एलिमेंट्स को वो नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं कि अगर आपको उनको ऑक्सीजन के साथ या वाटर के साथ रिएक्ट कराना है तो वो नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्ट नहीं करेंगे। यू हैव टू गिव सम काइंड ऑफ हीट, और या फिर अगर वाटर ठंडे पानी के साथ नहीं रिएक्ट करे तो कुछ एलिमेंट्स जो है वो गर्म पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ गर्म पानी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे। सो दे रिएक्ट विद द स्टीम। ओके, सो दीज एलिमेंट्स आर मॉडरेटली रिएक्टिव, मतलब नॉर्मल ईजी कंडीशन पे रिएक्शन नहीं देंगे। एंड कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं विच आर लीस्ट रिएक्टिव। सो व्हेन वी से लीस्ट रिएक्टिव, दैट मीन्स कितना भी आप इंटेंस कंडीशन रखो
बट ये रिएक्शन दिखाएंगे ही नहीं. यस, एक लिमिट होती है इनका भी, बहुत एकदम हीनियस कंडीशन पे इवन दिस एलिमेंट्स विल रिएक्ट, बट लीस्ट रिएक्टिव मतलब ना वो नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्ट करेंगे, ना वो गर्म पानी से रिएक्ट करेंगे. दे विल नॉट रिएक्ट विद द हॉट वाटर, दे विल नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर, नाइदर दे विल रिएक्ट विद द स्टीम. सो दीज काइंड ऑफ एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स. नाउ यहाँ पे मैंने आपके लिए एक सीरीज़ रखा हुआ है. सो व्हेन यू लुक केयरफुली एट दिस सीरीज, सो यहाँ पे सारे जो एलिमेंट्स है, मेटल्स है इंपॉर्टेंट, उनको हमने अरेंज किया हुआ है in the increasing decreasing order of the reactivity. So when you look at the reactivity series, the element that is on the top, that is the potassium, that is the highly reactive element. Then we have sodium, calcium, magnesium. So ये जो elements है ये highly reactive में आते हैं, इस category में आ जाएंगे. Then aluminium, carbon, zinc, iron, nickel, lead, these elements ये moderately reactive में आते हैं. मतलब बहुत ही ज़्यादा फास्ट रिएक्शन भी नहीं होता और एक्सट्रीम ऐसे स्लो भी नहीं होता, मॉडरेटली में आ जाते हैं. और जो लास्ट के एलिमेंट्स है जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम, दीज आर लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स. मतलब इनके कंपैरिजन में तो ये एलिमेंट जो सबसे बॉटम में आते हैं, दे आर लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स. नाउ so when we talk about the sequence of this element, it would be good for you if you learn this sequence. Otherwise आगे subsequent lecture में हम वैसे भी इसके ट्रिक्स पढ़ लेंगे कि इसको याद कैसे करते हैं. फिलहाल आपको मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि मेटल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं और मेटल्स लीस्ट रिएक्टिव होते हैं. ओके, सो मूविंग फर्दर, जो एलिमेंट्स लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, दैट मीन्स when we talk about गोल्ड, प्लैटिनम एंड सिल्वर, जो रिएक्टिविटी सीरीज के सबसे बॉटम में था, तो ये जो एलिमेंट्स जो लीस्ट रिएक्टिव है, इन्हें हम नोबल मेटल्स भी कहते हैं. व्हाट डू वी कॉल देम? वी कॉल देम एज noble metals. So remember, if anybody asks you what are the noble elements, so the elements which are least reactive are known as noble elements. For example, gold, platinum and silver. Okay, now my dear students, this is something very important that we are discussing right now. आपको एक कॉन्सेप्ट मैं बताती हूँ. हमको जो मेटल्स मिलते हैं, जैसे आप गोल्ड की ज्वेलरीज बनाते हो, कॉपर के मेटल्स आप यूज़ करते हो, एल्यूमिनियम यूज़ करते हो, आयरन यूज़ करते हो, निकल, कोबाल्ट, प्लैटिनम, जो भी मेटल का नाम लो, कहाँ से आते हैं ये? तो यूजुअली हम इनका क्या करते हैं? माइनिंग करते हैं. ठीक है. सो व्हाट इज़ माइनिंग? सपोज दिस इज़ द अर्थ क्रस्ट. सो अर्थ क्रस्ट में क्या होता है? यू विल फाइंड, अभी जो रेड मैंने बनाया ये हमारे मेटल्स है. मेटल्स आर नेचुरली प्रेजेंट इन दी earth crust. Okay, and abhi earth crust mein when you dig it, so what you find mud also, sand, rocks. So the black color particles are mud, rocks, salts, etc. तो हमें क्या करना है? अगर मैं किसी कोई बिजनेस कर रही हूँ जहाँ पे इफ़ आई एम सपोज डूइंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल, सो व्हाट एम आई सपोज टू डू? तो मुझे वो एल्यूमिनियम मिलेगा कहाँ से बेचने के लिए? तो मुझे माइनिंग करनी पड़ेगी. ठीक है. सो माइनिंग के लिए क्या होता है, मैं आपको ये साइट पे जाना पड़ेगा और फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको डिग आउट करके जो भी आपका ये है उसको कलेक्ट करके एंड देन सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कि माइनिंग की साइट देखो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है. ठीक है. सो दीज आर कोल माइंस, और या इस तरीके से माइनिंग के साइट पे काफ़ी सारे मतलब काफ़ी सारा लेबर वर्क यहाँ पे रहता है, काफ़ी सारे लोगों का यूज़ होता है. तो इट इज़ नॉट दैट ईजी. केमिकल इंजीनियरिंग अगर कोई करता है तो यूजुअली ये सारे फील्ड में हम लोग काम कर सकते हैं. ओके, मतलब वन ऑफ द पार्ट. सो दिस इज़ हाउ द साइट लुक्स लाइक. नाउ द थिंग इज़ कि इसमें केमिस्ट्री के जो टर्म्स इन्वॉल्व है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. पहला आता है कि ये जो सब्सटेंस है जिसको आप लेके जा रहे हो, इस सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं मिनरल्स. क्या बोलते हैं इस सब्सटेंस को? मिनरल्स. सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मिनरल? और इसमें से आप क्या करने वाले हो? आप इसको लेके जाओगे और इसमें से ये जो रेड वाले जो पार्ट है
इनका आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्शन करना है, ठीक है, इनका आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्शन करना है. सो मिनरल्स आर, अभी ये जो चीज़ प्रेजेंट है बिलो द अर्थ क्रस्ट, ये हमने तो रखा नहीं है, ये तो नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट था. सो मिनरल्स आर naturally minerals are naturally occurring substance present in the where, yes, earth crust, present in the earth crust, from which dash is extracted, yes, from which metals are extracted in pure form. Why am I saying pure form? Because ज़मीन के अंदर कॉपर का जो मेटल है वो ऐसे कॉपर के बिस्किट्स नहीं मिलेंगे आपको, कॉपर आपको ऐसे कंबाइंड स्टेट में मिलता है, उसमें से आपको प्योर कॉपर क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना होता है. सो दीज आर बेसिकली मिनरल्स. नाउ मिनरल्स के बाद एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज ऑफ ओर. पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख देती हूँ. ओर्स आर minerals only. All ores are minerals from which pure metal is extracted profitably and conveniently. Okay, so now for example, look at this image. Now for example, ये जो सभी है ये मिनरल्स है, एल्यूमिनियम के मिनरल्स है, ठीक है, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, दीज आर ऑल मिनरल्स ऑफ दी, फॉर एग्जाम्पल एक मेटल के मिनरल्स हैं. अब चलो एल्यूमिनियम नहीं, एक नॉर्मल कोई भी मेटल, अननोन मेटल लेते, तो ये मेटल्स के मिनरल्स है. मिनरल्स क्या होता है ना, हर एक अलग अलग कंट्री, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग मिनरल्स मिलेंगे सेम मेटल्स के. सो सपोज ये जो मिनरल है इसमें आपका मेटल 80% है, मतलब 20% वेस्ट है. वही मेटल जो है इसमें सिर्फ 30% है, वही मेटल इसमें सिर्फ 20% है, इसमें 40% है, एंड सब में. तो आपको क्या देखना है कि आप एक बिजनेस भी कर रहे हो तो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसमें से, आप वो मेटल एक्सट्रैक्ट करोगे तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा. ऑफकोर्स जिसमें आपका मेटल का जो कॉन्सेंट्रेशन है या जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, दैट इज़ 80%. तो ये वाला जो मिनरल होगा वो इस मेटल का ओर कहलाएगा, ठीक है, वो इस मेटल का क्या बोला जाएगा, ओर बोला जाएगा. नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर समझो ये सारे एल्यूमिनियम के मिनरल्स हैं तो उसमें एक रेड कलर का होता है जिसके अंदर एल्यूमिनियम का प्रोपोर्शन सबसे ज़्यादा होता है. तो एल्यूमिनियम के बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बट उसके ओर को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉक्साइट, जिसमें एल्यूमिनियम का जो प्रोपोर्शन है वो सबसे ज़्यादा, वो सबसे हाईएस्ट रहेगा. सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड ओर्स. मतलब इस इमेज में ये सबके सब मिनरल्स हैं बट ओर कोई एक ही होगा. मिनरल सबके सब है बट ओर कोई एक ही होगा, ठीक है. सो व्हाट इज ओर? ओर्स आर बेसिकली मिनरल्स ओनली फ्रॉम विच द मेटल्स इज एक्सट्रैक्टेड profitably and conveniently. For example, ore of aluminium is bauxite. Okay. Now, when you look at this,
Yes. So when you look at this is how exactly this is. First one is ore of gold. So this is, मतलब आप जब माइनिंग करने जाएंगे ना, तो आपको गोल्ड ऐसे प्योर गोल्ड नहीं मिलता है कि आपको गोल्ड के बिस्किट्स मिल रहे हैं, डायरेक्टली आपने गोल्ड ये निकाल लिया। आपको रॉक्स के फॉर्म में मिलेंगे जिसमें गोल्ड रहता है, गोल्ड के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। फिर आपको ऐसे इस तरीके के साइट पे लेके इस तरीके के साइट पे वो मिलेगा। फिर आप उसको फैक्ट्री में लेके जाएंगे, कुछ प्रोसेसिंग करेंगे, और उसके बाद काफ़ी केमिकल रिएक्शंस के बाद, काफ़ी ये करने के बाद आपको प्योर गोल्ड मिलेगा। सो दिस इज़ एन ओर ऑफ आयरन, दिस इज़ एन ओर ऑफ गोल्ड, एंड दिस इज़ एन ओर ऑफ कॉपर। ठीक है, तो सबका डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है कि मतलब सब पत्थर जैसे दिखते हैं, उस पत्थरों में ये लोग कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। मतलब ऑल दिस मेटल्स दे आर प्रेजेंट इन दी कंबाइंड स्टेट। तो आपको समझो आपका मेटल ए के साथ कंबाइंड है, तो आपको बेचना है, तो आपको तो सिर्फ मेटल चाहिए, तो मेटल को इसमें से, इस कचड़े से क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। आपको मेटल कौन से फॉर्म में लाना पड़ेगा, प्योर फॉर्म में, एंड देन यू कैन यूज इट, राइट। सो दैट मीन्स देर इज अ प्रोसेस दैट नीड्स टू बी फॉलोड इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ore. Okay, so the third term that we need to know is, that is GAN. We pronounce it GAN. The spelling is GANGUE. सो GAN क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ओर है, ओर में सपोज दिस इज ओर, तो ओर में आपके काम की चीज़ें भी होती है और ऐसे चीज़ें भी होती है जो आपके काम का नहीं है। जैसे ये रेड वाला पार्ट, ये आपका मेटल है, तो ये आपके काम का है। अब ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ना, ये सब अनवांटेड चीज़ें हैं, राइट। तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्ञान। बेसिकली जो सो डिफाइन कैसे करोगे आप ज्ञान को, ज्ञान्स आर बेसिकली ऑल दी रॉकी, मतलब रॉक्स, क्ले या फिर सैंड्स, दैट मीन्स ऑल दी unwanted impurities present, basically mitti present in the ore is known as GAN. Now very important thing कि आपका इतना आसान नहीं होता है किसी भी मेटल को प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करना। तो फॉर एग्जांपल आप इस लेवल से चालू करते हैं, आप माइनिंग करके लेके आए, फिर आप उसको पूरा प्रोसेस होता है। अब जैसे ये एक मैंने डायग्राम यहाँ पे बताया, यहाँ पे लिखा है गैस एटोमाइजेशन की प्रोसेस है, स्क्रीनिंग की प्रोसेस है, ब्लेंडिंग की प्रोसेस है, उसको पाउडर फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद इसको और फर्दर प्योरीफाई करेंगे। तो ये हर मेटल्स के लिए अलग अलग प्रोसेस क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। तो वो चीज़ आपको डिटेल में अभी तो नहीं है, क्लास 10th में है, ठीक है। So maybe in the further lectures I will cover that part in detail, but as of now you should understand that there are multiple steps involved for extraction of, मतलब कहीं ना कहीं step this is step 1, this is step 2, this is step 3, this is step 4, and this is step 5, and then you get your refined, so then you get your refined प्योर मेटल, जिसकी प्योरिटी लगभग कितनी होगी, 99% तक की क्या होती है, प्योरिटी होती है, ठीक है। तो ये जो आपने पूरा केमिकल ये जो स्टेप्स होते हैं, इसमें आप क्या करते हो, देर आर लॉट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, दैट मीन्स लॉट ऑफ केमिकल प्रोसेसेस दैट इज इन्वॉल्व इन ऑर्डर टू गेट एक्सट्रैक्ट योर मेटल इन द प्योर फॉर्म। तो ये जो पूरे प्रोसेस है, इसको हम लोग बोलते हैं मेटलर्जी। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटलर्जी, ठीक है। सो बेसिकली इट इज़ अ मेटलर्जी, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच टॉक्स अबाउट, विच स्टडीज अबाउट द प्रोसेसेस इन्वॉल्व, प्रोसेसेस इन्वॉल्व किसमें, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर्स, ठीक है।
सो आपको याद रखना है कि ये जो मेटल्स हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, दिस इज एक्सट्रैक्टेड थ्रू मिनरल्स. मिनरल्स में के बाद आपको पता होना चाहिए कि ओर्स क्या होता है, बिकॉज मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी ओर एंड इट फॉलोज. देन ओर के साथ इम्प्योरिटीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं गैन. ओर और गैन को सेपरेट करना होता है. इन दोनों को सेपरेट करने के लिए मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, एंड दैट मल्टीपल स्टेप्स इज नोन एज वॉट, इट इज नोन एज metallurgy. So process involved in the extraction of pure metal from its ores is known as metallurgy. Please do remember this definition. So now moving further,